Welcome. Now we are going to talk about the types of chemical reactions and their mechanism. Inorganic compounds react in different way because they are composed of cations and anions. उनकी जो reactions होती है वो direct होती है क्योंकि directly charged particles उनके पास होते हैं, cations होते हैं उन पे. suppose मान लो A कोई cation है +1 +2 +3 कुछ भी चार्ज हो सकता है उसके ऊपर. निगेटिव रेडिकल है तो -1 -2 -3. तो ये जो आयोन्स जो फ्री होते हैं उससे क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैटायन और एनायन क्या होते हैं, दे गोज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. एंड फिर उनकी रिएक्टिविटी की जो प्रायोरिटी होती है उस हिसाब से वो फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, तो वो रिएक्शंस थोड़ी कंपैरेटिवली सिंपल होती है. लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है दे कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन देयर आर चार्जेस. जब चार्जेस उसके ऊपर होंगे ही नहीं तो रिएक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है इनकी जो रिएक्शंस होती है दे आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना. मॉलिक्यूल एज ए होल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. तो उसके लिए उनको क्या लगता है कि कोई एक सपोर्ट लगता है ना. उनका जो मॉलिक्यूल होता है दैट बिहेव एज ए सबस्ट्रेट आता है, एक होता है हम प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट डाला जाता है. वो रिएजेंट उस पर जाकर उसके बॉन्ड को, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ेगा, नए बॉन्ड बनाएगा एंड द न्यू प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म. दिस हाउ इट गोज ऑन इन डिफरेंट स्टेप्स, है ना. अलग अलग स्टेप में होने वाला ये प्रोसेस है. कि मान लो जैसे अपने पास में एक कंपाउंड है, कोई भी AB ऐसा एक कंपाउंड है ना, उसके ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट आ गया X. इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, इसके बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ करके क्या बनाया, उससे A का मान लो एक फ्री रेडिकल बना दिया और B का एक फ्री रेडिकल बना दिया. मतलब ये X फिर बाद में क्या करेगा, देन इन सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब बाद में क्या होगा कि ये A जो है वो जो X जो तुम्हारा बाहर है जिसने इस बॉन्ड को तोड़ा वो आकर के फिर खुद का बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरीके से ये टुकड़ों में होने वाली प्रोसेस है सारी, है ना. तो यहाँ पे ये जो होता है कि ये जो स्टेप्स चल रही है दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना. उसका जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस के अंदर वो प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन मैकेनिज्म. अब मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनके अंदर क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, है ना. तो वो हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल खुद ही अपने आप के अंदर खुद को रिएक्शन के लिए कैसे रेडी करता है. तो उसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है उसके अंदर होने वाला दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज रिटन एज आई में इसको लिखते हैं ना. जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा अपन मान के चल लो, इसके दो हिस्से होते हैं. इसमें एक तो +I इफेक्ट और एक -I इफेक्ट होता है. +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट, है ना. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग ए सैचुरेटेड कार्बन चेन. सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड वाली, है ना. सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. भाई या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मान लो एक अल्केन की चेन में आपने हैलोजन जोड़ दिया तो हैलोजन क्या करेगा, हैलोजन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन. अब मान लो एक कार्बन की चेन है ना. तो अपन ने कार्बन की चेन के अंदर क्या किया अपन ने कि X लगा दिया. X लगाने से क्या हो गया कि मान लो ये 1 2 3 कार्बन है, इधर अपन ने हैलोजन लगा दिया, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी कर दिया. अब ये हैलोजन क्या करेगा, ये तो अपने बराबर मिल बांट करके काम चल रहा था भैया, बनाया तो कोवैलेंट बॉन्ड था इक्वल शेयरिंग के लिए, लेकिन X बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल पुल दैट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब ऐसा करने से उसने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच रहा है. अब ऐसा करने से यहाँ पे क्या हो गई, दिस कार्बन विल बी अफेक्टेड, है ना. इस पे इफेक्ट पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पड़ जाएगी. तो ये क्या करेगा, पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाएगा जितना कि हैलोजन लेगा. फिर ये कार्बन क्या करेगा, ये और पीछे वाले से लेगा. तो इस तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए, है ना. तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज.
इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव, और इससे थोड़ा और कम चार्ज डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इसके ऊपर आ गया डेल्टा 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 पॉजिटिव, बहुत 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 छोटा पॉजिटिव चार्ज इसको मिल गया। नॉर्मली ये जो इफेक्ट होता है ये 3 कार्बन तक काम करता है, इसके बाद अगर कार्बन की चेन ज़्यादा बड़ी होगी तो काम नहीं करेगा। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इससे जो इफेक्ट आया दिस इज कॉल्ड एज मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसकी वजह से क्या हो गई, एक्चुअली ये वाली चीज़ें तो भूल जाओ, लेकिन यहाँ अगर तुमको समझ में आए तो यहाँ पे क्या हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई, दैट विल गिव ए बूस्ट टू द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के लिए एक जगह डेवलप हो गई है वहाँ पे। वाई इट हैज़ बीन हैपन, ये एक्चुअली चेन तो सैचुरेटेड कार्बन की थी, मतलब सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब सबसे स्टेबल हो गया, लेकिन इसमें जो एक ग्रुप प्रेजेंट है उसने उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। मतलब ये बाहर से किसी भी ग्रुप का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये विद इन द मॉलिक्यूल होने वाला प्रोसेस है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज अ इंटरनल इफेक्ट, ये कोई बाहर से आया हुआ इफेक्ट नहीं है, मॉलिक्यूल के विद इन होने वाले चेंजेस ही है ना। तो इसका एक सीक्वेंस होता है कि मान लो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो कैपेसिटी होती है दैट इज मैक्सिमम इन नाइट्रो ग्रुप, सबसे ज़्यादा किसमें होती है? नाइट्रो ग्रुप में। उसके बाद होती है सायनो ग्रुप में, सायनो ग्रुप के बाद में होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में तुम्हारे पास हो जाएगा फ्लोरीन, देन तुम्हारा हो जाएगा क्लोरीन, देन तुम्हारा हो जाएगा ब्रोमीन, देन तुम्हारा हो जाएगा आयोडीन, है ना। इसके बाद में तुम्हारा OH ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप के बाद में आ जाएगा तुम्हारा C6H5। तो क्या हो गया कि ये यहाँ पे ये जो है इनका जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए स्पेस बना दूँ। कैन यू सी दिस? तो ये यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया कि NO2 CN COOH फ्लोराइड ग्रुप, द फ्लोरीन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH एंड C6H5। आप इसको लिख लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये वो ग्रुप्स हैं जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। अब इसका अपोजिट होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो कौन देगा भैया? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि मान लो अपने पास कार्बन की चेन है, x इधर x लगा दिया भैया, अपन ने y लगा दिया, चलो ये x उधर था, अपन इधर y लगा लेते हैं, y लगा ले। y की टेंडेंसी क्या है? जो शेयर्ड पेयर है उसको सॉरी अपने से दूर भगाने की। इसने कार्बन को दिया, कार्बन ने इधर क्या किया, दूसरे कार्बन को पकड़ा दिया, उसने क्या किया, तीसरे कार्बन को पकड़ा दिया। मतलब ये खुद तो बन गया डेल्टा पॉजिटिव, इसने इस कार्बन को बना दिया डेल्टा निगेटिव, और ये निगेटिव चार्ज क्या होते चला गया, आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया। ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से। दिस इज कॉल्ड एज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, मतलब अल्काइल ग्रुप्स, ये सारे जो होते हैं दे गिव दिस प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देते हैं वो, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अपने पास कौन से हैं कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब CH3 थ्राइस C, ये जो ग्रुप है दिस हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी टू डू सो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखना इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और फिर ये कार्बन की चेन से जुड़ने वाला है, तो मतलब ये खुद ही दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और फिर ये इसको देने वाला है, मतलब इसके ऊपर वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर वो मैक्सिमम होती है। फिर अगर मान लो इसमें आप नंबर जैसे मिथाइल ब्रांचेस जितनी आप कम करते जाओगे, CH3 ट्वाइस कर दिया आपने, फिर CH कर दिया, तो फिर कम हो जाएगी कैपेसिटी। अब इसमें और कम कर दो CH3, फिर ये CH2 कर दो तो ये और कम हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप बना दो तो ये और कम हो जाएगा। मतलब जितनी जितनी कार्बन की चेन कम होती जाएगी उतनी उतनी इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मतलब टर्शरी अल्काइल ग्रुप में वो मैक्सिमम होती है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप में मैक्सिमम है, सेकेंडरी के अंदर थोड़ा कम है, और प्राइमरी के अंदर सबसे कम होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये इंटरनल इफेक्ट है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर का है ना। आइसोमेरिक इफेक्ट में क्या है, ये C डबल बॉन्ड C ये ग्रुप है ना।
अब इसके इन्फ्लुएंस में क्या, मान लो H प्लस आयन एक अटैकिंग रिएजेंट है, इफ दिस अटैकिंग रिएजेंट इन्फ्लुएंस दिस, व्हाट विल हैपन कि इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक ही कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और वो इसके साथ इस H प्लस के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये H का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको मिलेगा, किसी एक कार्बन को मिलेगा, है ना। तो मतलब ये जो कार्बन है, इधर वाला कार्बन, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये यहाँ पे H जुड़कर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि भाई ये H एटम इधर जुड़ गया और H का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको मिल गया। तो ये क्या बन गया, कैटायन बन गया, है ना। दिस इज प्लस ई इफेक्ट। ये क्या हो गया, प्लस ई इफेक्ट। वही अगर अटैकिंग रिएजेंट निगेटिव ग्रुप है तो निगेटिव ग्रुप क्या करेगा कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, दैट इज ए साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप खुद निगेटिव है तो वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। तो वो कार्बन के पास गया तो उसने क्या किया, ये इधर कार्बन की पहले से जो 2 बॉन्ड थे वो तो ये रहे, ये अपन ने साइनाइड बना दिया। अब ये ऑक्सीजन जो है दैट विल एक्वायर निगेटिव चार्ज, जो साइनाइड का जो निगेटिव चार्ज था वो किसको मिल गया, ऑक्सीजन को मिल गया। दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखना मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट इज द इंटरनल इफेक्ट दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, है ना। वो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, किसी बाहर के अटैकिंग रिएजेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है, बट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन। वो पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करता है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द शेयर्ड एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी 2 टाइप के हमने देखे, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, है ना। इसके बाद में एक नया एक और इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफेक्ट, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ओजोन का अगर हम मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो इट हैज समवॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये हमने वो पार्शियल चार्जेस जो पढ़े हैं उसके अंदर पढ़ा भी है तुमने ये चीज कि ये प्लस माइनस चार्ज। अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, ये इधर गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो बॉन्ड है ये एक तो कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड कैसा है, पार्शियल है। मतलब ये 3 अलग अलग रेजोनेटिंग फॉर्म के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन दोनों का समरी एवरेज स्ट्रक्चर, है ना। ये एवरेज स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेंगे अपन कि ये इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी नॉट एज लॉन्ग एज द सिंगल बॉन्ड एंड नॉट एज शॉर्ट एज द डबल बॉन्ड। रेजोनेंस अपन ने आगे भी पढ़ा हुआ है ना, इन द अर्लियर लेसन। सो ऐसा ही एक रेजोनेंस अपने को बेंजीन में भी देखने को मिलता है। बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये आपस में रोटेट होते रहते हैं, बॉन्ड अपनी पोजीशन जो है वो शिफ्ट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आ गया, यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया, ये आगे आ गया, ये यहाँ से आगे गया, दिस। तो ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। दिस हाउ इट गोज ऑन। तो हम लोग इसको ऑन एन एवरेज इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी राइट बेंजीन। हम लोग बेंजीन ऐसे नहीं लिखते, वी राइट लाइक दिस। वो रिंग क्या बताता है, बीच में का सर्कल क्या बता रहा है कि दैट पाई इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, है ना। तो ये हो गया रेजोनेंस, है ना। कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा, है ना। उनकी जो सारे जितने ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी होते हैं दे शुड हैव सिमिलर एनर्जीज, है ना, सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूस उसका जो रोटेशन है वो चलते ही रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉमन रूल्स, है ना। जैसे कि लाइक चार्जेस शुड नॉट रिसाइड इन द नेबरिंग कार्बन एटम्स, अनलाइक चार्जेस शुड रिसाइड वेरी क्लोज टू ईच अदर, positively charged should be as far as negative as far as possible reside on the less electronegative atom,
है ना। तो इस तरीके के रूल्स होते हैं, तो दीज आर टू बी फॉलोड, है ना। रिलेटिव पोजीशन, हमें एटम को नहीं चेंज करना। अब ये इतने सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने ऑक्सीजन को कहीं शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं। एनर्जी जो होता है उन सब का जो दैट इज सेम होती है, नियर बाय सेम होती है, लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिस में हम देखें तो उसका जो ओवरऑल कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनकी इक्वल नहीं होती, किसी की ज़्यादा और किसी की कम होती है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं? द रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द one canonical form which has the highest energy and the one canonical form which has the lowest energy। भाई अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अलग अलग एनर्जी है, तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले हैं उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कुछ कुछ कंपाउंड जो हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सो दे आल्सो शो द रेजोनेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेजोनेंस? रेजोनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होता है ना, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड्स का निकालना कि भाई इनके अंदर ये चार्ज बिहेवियर कहाँ से आया, आयनिक कैरेक्टर कहाँ से आया, उसकी स्टडी करने के लिए वो हेल्प करते हैं। देन दे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली उनका जो मैकेनिज्म मतलब क्या, पाथ फॉलोड, कि किस पाथ से वो फॉलो होती है, दैट ऑल्सो वी कैन स्टडी प्रॉपरली। Resonance along with the hydrogen bond is helpful to various ways of biological system। biological system में बहुत supportive system होता है ये, है ना। It explains the existence of the odd electron bonds, है ना, जो हम लोग जिसमें हमने सिंगलेट वाला पढ़ा था, तो सिंगलेट टाइप के जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसका भी एक्सप्लेनेशन ये हमको आसानी से कर देता है। सो इस तरीके से उसकी यूटिलिटी है। रेजोनेंस एनर्जी से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स कैन बी डिटरमाइंड, है ना। उसका एक फॉर्मूला होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, उससे निकाला जाता है। देन सेवरल ऑब्जर्व फैक्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन ईजिली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसके बाद में एक और एक है इफेक्ट, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या है कि दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब वही डबल बॉन्ड वाली जो कंडीशन है, तो वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, है ना, फिर वापस डबल बॉन्ड COH, है ना, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है अपने पास में। एक मिनट को, C डबल बॉन्ड O है, इधर नहीं बनेगा, सॉरी। हाँ, अब देखना यहाँ पे क्या हुआ कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन, इन दोनों में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा भैया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। अगर इसने रख लिया तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव, दैट मीन CO, ये बन गया निगेटिव, है ना। इसने पेयर पूरी रख ली अपने पास में, ये H है, लेकिन अब इस कार्बन को कमी बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, इधर ये CH2, है ना। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ कमी आई तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो फिर आगे शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बन गया। तो अब इस कार्बन की वैलेंस देखो कितनी बन गई, ये 2 और 1 3, चौथी खाली पड़ी, ये बन गया प्लस, मतलब ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो क्या हो गया कि डाइपोल डेवलप हो गया इसके बीच में, है ना। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और बहुत सारे आपके पास में मतलब अनसैचुरेशन अवेलेबल होते हैं, तब ये मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। प्लस M इफेक्ट भी होता है, माइनस M इफेक्ट भी होता है। प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट कौन देगा, जिसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे, लाइक OH ग्रुप, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, इन सब के पास क्या है, OH ग्रुप के अंदर O के पास में 2 लोन पेयर है, OR के पास क्या, ऑक्सीजन के पास फिर लोन पेयर है ना। NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप के अंदर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो जिनके पास लोन पेयर है वो सारे कंपाउंड क्या करते हैं, दिस कंपाउंड्स गिव प्लस M इफेक्ट, ये प्लस M इफेक्ट देने वाले हो गए। और माइनस M इफेक्ट वाले क्या है कि टूवर्ड मतलब माइनस M इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स द एटम और द ग्रुप इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड,
है ना, उसकी तरफ अगर जाए तो वो माइनस एम इफेक्ट होता है। तो वो कौन करेगा, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने जैसे होते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिनके पास होते हैं, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है, तो ये बहुत हाईली निगेटिव ग्रुप हो गया सी डबल बॉन्ड ओ का। ऑक्सीजन जो है वो NO2 ग्रुप है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही भैया बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है। साइनो ग्रुप में नाइट्रोजन बहुत निगेटिव है। तो इस तरीके के ऐसे जब ग्रुप होते हैं तो दे गिव्स माइनस एम इफेक्ट, है ना। तो ये मीजोमेरिक। तो ये कुल मिला के एक और एक कैटेगरी हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि टर्शरी जो ग्रुप होते हैं वो अपन ने भी इससे पहले वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर लेस रिएक्टिव एंड प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम से अगर ये ग्रुप जुड़े हैं तो पूरा ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। मतलब जिसको अपन टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी बोल रहे हैं, अगर ये कब है, सैचुरेटेड वाली केस में। ये किसकी केस में है, सैचुरेटेड, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे तब की बात है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला कुछ बीच में आ गया तो ये सीक्वेंस प्राइमरी इज टू सेकेंडरी इज टू टर्शरी ऐसा बन जाएगा, सीक्वेंस ही उल्टा हो जाएगा, है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन जो अल्फा इलेक्ट्रॉन जो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसका मोशन है। देखो कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे कि सी डबल बॉन्ड है मान लो, है ना। तो ये आपके पास अनसैचुरेशन अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास H है। नाउ फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन है। इस पे जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन वो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन लीव्स, है ना, ये छोड़ कर जाता है। ये जाते समय क्या कर जाता है, अपनी इलेक्ट्रॉन जो पेयर थी उसमें खुद का जो इलेक्ट्रॉन था वो दे गया। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड, नाउ H हैज बिकम H+। ये जो है इधर CC डबल बॉन्ड बन गया, CC डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस कार्बन पे, मतलब इस पे क्या आ गई, लोन पेयर आ गई। सो दिस इज नाउ नेगेटिव। अब ये H+ जो है ये क्या करेगा, इधर ये जो दो बॉन्ड बचे हैं इसके, इनको भी मूव कर सकता है। H+ यहाँ है तो ये दो बॉन्ड यहाँ है। मान लो मैं H+ यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर H+ अपन नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये इसके इन्फ्लुएंस में बॉन्ड इधर आ गया। मतलब कुल मिला के क्या होते जा रहा है, वो इधर उधर शिफ्ट होते जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट H+ छोड़ के ही चला गया। हालांकि वो वापस भी जुड़ सकता है, लेकिन एक यहाँ उसकी वजह से क्या हो गया, ये कार्ब एनायन बन गया है ना, ये डबल बॉन्ड भी लग गया उसके अंदर, अनसैचुरेशन भी लग गया और माइनस साइन भी उसके ऊपर आ गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो इस सिचुएशन में फिर प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम और टर्शरी की सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की। बॉन्ड फिजन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड देखेंगे। ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड दो तरीके से होता है ना। बॉन्ड फिजन दो तरीके का पॉसिबल होता है। अब जैसे मान लो अपन एग्जांपल के लिए ले लें, AB मॉलिक्यूल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, ए पेयर इज शेयर्ड अमंग बोथ ऑफ देम, है ना। यहाँ पे अपने पास एक और मॉलिक्यूल है XY, इसमें भी एक पेयर शेयर हुई है। अब पॉसिबिलिटी दो तरीके की बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये है जिसमें हर एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले जाए। तो भैया A गया तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, B गया तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया। दिस इज कॉल्ड एज होमोलाइटिक फिजन। इक्वल जितना लेते बनाते समय शेयर किया उतना ही वापस ले गए। तो ये जो स्पीशीज बनी है दिस इज ऑल्सो एक्टिव। दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्री रेडिकल्स। रेडिकल किसको बोलते हैं अपन, वो नॉर्मली मतलब वो एसिड रेडिकल बेसिड रेडिकल ये अपन ने पढ़ रखे हैं ना। ये फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल हो गए। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कंपैरेटिवली जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा भैया वो अपने साथ उठा के ले गया इलेक्ट्रॉन, फिर बेचारे इसको क्या बना दिया पॉजिटिव, और खुद पेयर लेकर के बन गया निगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, ये क्या बन गया, हेट्रोलाइटिक फिजन बन गया। तो ये दो तरीके के फिजन होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। दो तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है और ये कैसा है, सिमेट्रिकल है ना। देन रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब अभी हमने क्या कहा था
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन क्या बहुत सारी स्टेप्स में होती है, देयर आर सेवरल स्टेप्स विच आर टेकिंग प्लेस, है ना। अब वो इतनी स्टेप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बनती हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा फ्री रेडिकल का, है ना, तो उसी की बात करेंगे कि फ्री रेडिकल बन रहा है। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है कि भाई दोनों वो जो एटम होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन ले ले तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्लोरीन एटम। तो ये जब 2 क्लोरीन एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर है, दोनों ने अपनी अपनी ले ली, तो ये क्या बन गया आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। नाउ दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही अपने पास में और भी होते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन है प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शरी फ्री रेडिकल। तो नेम पर पे पता चलता है हमें प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, दैट इज प्राइमरी, है ना। तो अगर इस कार्बन के ऊपर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा हो गया, प्राइमरी फ्री रेडिकल। लाइक एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अपन मिथाइल ग्रुप है CH3, तो ये प्राइमरी हो गया। इसके बाद में अगर एक कार्बन जुड़ा है, मान लो CH3 CH2 और इस कार्बन पे, तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गए, है ना। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है, द वन विच इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, तो ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन है। अगर फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर है, मतलब कि मान लो CR इधर है, दोनों साइड R है, इधर एक H है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो नाउ दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो R की जगह मान लो CH3 ले लेते हैं अपन, CH3 CH3, इधर ये H है और ये इसका ये इलेक्ट्रॉन, तो नाउ दिस इज फ्री रेडिकल, है ना। प्रोपाइल फ्री रेडिकल हो गया ये, 2 प्रोपाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि उसके सेकेंड कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसी टर्शरी किसको बोलेंगे, जो 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, दैट इज टर्शरी कार्बन। तो उस पर अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो दैट इज टर्शरी मतलब फ्री रेडिकल, है ना। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, है ना। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें इन सब के अंदर, तो टर्शरी फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल आर लीस्ट स्टेबल। ये याद रखना इसका सीक्वेंस कि टर्शरी कंपाउंड्स, टर्शरी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दे आर मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड देन फाइनली प्राइमरी फ्री रेडिकल, दे आर लीस्ट स्टेबल, है ना। इसके बाद में एक और चीज आती है कार्ब केटायन। तो मतलब कार्बन की चेन विथ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज कार्ब केटायन, ए केमिकल स्पीशीज विच पोजेस ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर, जिसके कार्बन पे प्लस चार्ज हो, दैट इज कार्बोनियम आयन। पहले उनको बोला करते थे कार्बोनियम आयन, लेकिन अब उनको क्या बोलते हैं, कार्ब केटायन, है ना। अब उसमें भी प्राइमरी कार्ब केटायन, सेकेंडरी कार्ब केटायन, टर्शरी कार्ब केटायन। तो अगेन कार्ब केटायन के अंदर भी क्या हो जाएगा कि कार्ब केटायन के अंदर जो प्राइमरी होता है उसमें कैसे आएगा, प्राइमरी वाले में कैसे आ जाएगा कि ये H है मान लो इधर, तो ये प्लस चार्ज, ये कैसे बना, तो मान लो Cl था, इसके साथ में क्लोरोमीथेन था, तो क्लोरीन भैया ले गया इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया निगेटिव, तो ये स्पीशीज क्या बन गई आपकी, कार्ब केटायन बन गई, है ना, मिथाइल कार्बोकेटायन। ऐसे अगर इधर CH3 लगा दे तो इथाइल कार्बोकेटायन बन गया, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नाउ दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, तो वो ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री होगी, है ना। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ बनेगा उसका, तो इस टाइप की उसकी ट्रायगोनल प्लेनार ट्रायंगल बनेगा, रेगुलर ट्रायंगल विल बी फॉर्म, है ना। तो ये उसकी ज्योमेट्री हो गई। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कार्ब केटायन में भी सीक्वेंस वही चलता है, टर्शरी कार्ब केटायन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल एंड प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल। उसका कारण है कि इस कार्बन के पास जो 3 CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये टर्शरी हो गया, है ना। अब ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव को सपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए डोनर ग्रुप बैठे हैं ना, तो जितने ज़्यादा डोनर ग्रुप बैठे होंगे उतना वो उसको क्या करेंगे, स्टेबल करके रखेंगे, इसकी पॉजिटिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, सप्रेस करेंगे, सो दैट विल बी स्टेबल। ऐसे अगर सेकेंडरी बनाए तो यहाँ से एक CH3 हटा दो तो क्या बनेगा, CH3 देन CH3, इधर H बना दिया एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज लेस रिएक्टिव, है ना, मतलब थोड़ा सा उसकी स्टेबिलिटी उसकी जो है वो कम हो जाएगी।
है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और प्राइमरी एक और CH3 ग्रुप हटा दो तो फिर से और कम हो जाएगा, और मिथाइल ग्रुप तो सबसे लीस्ट हो गया, है ना, लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक। लीस्ट स्टेबल मतलब मोस्ट रिएक्टिव, ऐसे उल्टा याद रखना है इसको कि जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो मोस्ट स्टेबल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्ब एनायन, कार्ब एनायन कब बनेगा, तो जब अपने पास में ये जो ग्रुप है H H H H H, इसके पास ऐसा कोई Y ग्रुप आ जाए जो खुद के इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाए, तो ये कार्बन की चेन को, कार्बन को क्या बनाएगा, माइनस चार्ज, इट इटसेल्फ विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो स्पीशीज बनी है ये क्या है, कार्ब एनायन, ये क्या बन गई, कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन में भी क्लासिफिकेशन करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्ब एनायन बनेगा, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि देखना 1 2 3 बॉन्ड बन गया, चौथा क्या है, ये लोन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका खुद का तो एक था ही सही, तो मतलब एक पेयर है इसके पास, तो चारों बॉन्ड की जैसी स्ट्रक्चर हो गया ना, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बना, ये आर यहाँ पे अपन ने लगा दिए तीनों, और ये बचा हुआ जो चौथा है दैट इज ए लोन पेयर। अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो इट हैज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी स्टेबिलिटी उल्टी होती है, प्राइमरी जो होता है कार्ब एनायन दैट इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, है ना। उसका रीजन वही है कि भैया टर्शरी में इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो उसके इसको बढ़ाते हैं वो, है ना। उसके बाद में एक कैटेगरी आती है कार्बीन्स। कार्बीन्स जो होते हैं दे आर द कंपाउंड्स विथ, यहाँ अपन ने फ्री उसमें क्या बोला था, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन था उनके पास, कार्बीन्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लो कि CH2 और इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, खुद के ही है वो, बाहर से कहीं आए नहीं, खुद के हैं। 4 होते हैं, 4 में से 2 तो इधर शेयर हो गए और 2 ये बचे, तो दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज कार्बीन। They are neutral carbon species in which the carbon atom is bonded to 2 monovalent atom, 2 अलग अलग एटम से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ग्रुप्स, एंड कैरीज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यूजुअली प्रोड्यूस कब बनते हैं, फोटोलाइसिस, लाइट में जब डिकम्पोजिशन होते हैं, क्लोरोफॉर्म का जब ब्रेक डाउन होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो इस टाइप के कार्बीन्स जो है वो बनते हैं, है ना। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। तो ये कार्बिन की कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये वो वाली स्पीशीज हमने सारी पढ़ी जो एक्चुअली मतलब इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना। उसमें अपन ने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल पढ़ा, कार्ब केटायन पढ़ा, कार्ब एनायन पढ़ा और कार्बीन्स पढ़े। सो दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। Now we will go for the types of attacking reagent. This is again most important part of the reactivity of the organic compound. Organic compound की reactivity का सबसे important हिस्सा है ये, इसको learn कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। इसमें 2 तरीके के reagents होते हैं, electrophilic reagents and nucleophilic. Electrophilic means electron loving. Electrophilic means electron loving, है ना। इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी किसको होगी भैया, जो खुद पॉजिटिव होंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो पॉजिटिव वाले तो होंगे ही सही, डेफिनेटली होंगे, और कुछ न्यूट्रल पे होते हैं, लेकिन न्यूट्रल के लिए कंडीशन क्या अप्लाइड है, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी होने के लिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, उनको इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी होनी चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, उनको डिफिशियंसी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वाली कैटेगरी में कौन आ जाता है तुम्हारा, H+ आ गया, हाइड्रोनियम आ गया, है ना, NO+ आ गया, NO2+ आ गया, ऑल दीज कैटेगरीज, ये सारे जो हैं Cl+, Br-, ये सब किस में आ जाएंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाएंगे। और न्यूट्रल में कौन आता है, तो न्यूट्रल के अंदर कौन आएंगे, जैसे मान लो BF3 का मॉलिक्यूल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अब इसने 3 बॉन्ड तो बना लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी 6 ही हुआ है, ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, सो दैट इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे AlCl3 भी होता है। वैसे फ्री रेडिकल कार्बीन्स, ये भी वो स्पीशीज हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। देन सेकेंड कैटेगरी इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियोफाइल भैया कौन होगा, जिसके पास खुद के पास ही निगेटिव चार्ज होगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे
और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो मतलब दो कैटेगरी है, एक निगेटिवली चार्ज आयॉन्स और या फिर न्यूट्रल, है ना। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी न्यूट्रल वाली। अरे यार एक सेकेंड, न्यूट्रल है ना। निगेटिव वाले में तो वो तुम्हारे आ गए OH माइनस, OR माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब आ गए, ठीक है। अब न्यूट्रल में कौन से आएंगे? वो मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर्स अवेलेबल है, लाइक H2O। तो अरे रे 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 क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए जरा सा आप। HOH यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास में, है ना। ईथर है, अल्कोहल है, अमाइन ग्रुप है, अमाइन मतलब NH2, तो NH2 वाले जो ग्रुप है इस पे भी लोन पेयर है। तो जिन पे भले वो न्यूट्रल है, उन पे चार्ज कुछ नहीं, लेकिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। ये सब क्या हो गए तुम्हारे? न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको एक्टिवेट करने का काम जो है वही न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स करते हैं, ठीक है।